हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है टॉप 10 कार्स दैट नीड टू कम बैक इन इंडिया दिस ईयर। वैसे तो इस न्यू ईयर पे बहुत सारी न्यू कार्स जो है वो लॉन्च हो रही है, जिसमें से ज्यादा ई व्हीकल्स जो है ना, ई कार्स, वो हम लोगों ने देखी हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी 10 कार्स हैं जिनका कम बैक जो है ना वो चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2025 आ गया है और इस साल कई सारी नई गाड़ियां भी इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली हैं, जैसे कि ई विटारा, क्रेटा ईवी और एमजी साइबरस्टर जैसी कार्स। अब नई गाड़ियों के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि क्या इन गाड़ियों को इंडियन मार्केट में लाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन इंडियन ऑटो मार्केट में पहले कई ऐसी गाड़ियां एग्जिस्ट कर चुकी हैं जो मेरे हिसाब से वापस आनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी वो गाड़ियां हैं जो भारत की मार्केट के अंदर फिर से लौट कर आनी चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करूंगा जिनको लाने से कार, ब्रांड्स और कंज्यूमर्स दोनों का ही फायदा होगा, और जिन्हें वापस लाना ब्रांड्स के लिए पॉसिबल भी हो। इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर इंडिया में डिफंक्ट हो चुके ब्रांड्स के बारे में बात नहीं करूंगा। ब्रांड्स जैसे कि फिएट, शेवी और मित्सुबिशी वगैरह इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ऑल्सो इस वीडियो के अंदर हम उन कार्स के बारे में बात नहीं करेंगे जिनका रिवाइवल ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, जैसे कि टाटा सिएरा, रेनो डस्टर या फिर पोलो वगैरह। तो चलिए उन टॉप 10 कार्स की बात करते हैं जो मेरे हिसाब से इंडिया की मार्केट में वापस आनी चाहिए। और इस लिस्ट में सबसे पहली गाड़ी है होंडा की सिविक। सेडान्स की डिमांड बहुत ज्यादा कम होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि होंडा को अपनी सिविक वापस लेकर आनी चाहिए, और वो भी सिर्फ कोई रेगुलर फॉर्म के अंदर नहीं, बल्कि इनको अपनी सिविक टाइप आर लेकर आनी चाहिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है होंडा की इंडिया के अंदर कम होती एस्पिरेशन वैल्यू। देखो, एक वक्त था जब होंडा इंडिया में ब्रियो, जैज, अमेज और WRV जैसी छोटी और मास ओरिएंटेड कार्स के साथ साथ सिविक, HRV और अकॉर्ड जैसी महंगी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां भी बेचा करती थी। और ऐसी ही हाई एंड कार्स बेचने की वजह से होंडा को इंडिया के अंदर एक प्रीमियम ब्रांड का दर्जा मिला हुआ था। एक ऐसा प्रीमियम ब्रांड जिसकी छोटी कार्स खरीद कर भी प्रीमियम ब्रांड वाली ही फीलिंग आती थी। ठीक उसी तरीके से जैसे स्कोडा के पास फाबिया हुआ करती थी। ये भी एक छोटी गाड़ी थी, लेकिन क्योंकि स्कोडा के पास ज्यादातर बड़ी गाड़ियां थी, जैसे कि स्कोडा ऑक्टाविया हो गई या फिर सुपर हो गई या फिर यति हो गई, ज्यादातर इस तरीके की कार्स होने की वजह से स्कोडा की सारी ही गाड़ियों को एक प्रीमियम कार की तरीके से देखा जाता था, फिर वो चाहे स्कोडा की फाबिया ही क्यों ना हो। और सेम ऐसा ही कुछ होंडा के साथ भी हुआ करता था। लेकिन जहां एक तरफ स्कोडा आज भी एक्सपेंसिव कार्स बेचती है, जिसके चलते उनकी जो थोड़ी सस्ती कार्स है उनको भी लोग एस्पिरेशन के साथ देखते हैं, वहीं होंडा ने महंगी गाड़ियां बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से होंडा एज ए ब्रांड बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल नहीं लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें अपनी सिविक वापस इंडिया के अंदर लानी चाहिए, वो भी टाइप आर अवतार में, क्योंकि ये गाड़ी इंटरनेशनली 2 लीटर के टर्बोचार्ज्ड वीटेक इंजन के साथ आती है, जो कि इसे 315 bhp और 420 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी 4.9 सेकंड के अंदर ही 100 की रफ्तार पहुंच सकती है। और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो भी 271 km/h की है, यानी कि ये गाड़ी काफी ज्यादा तेज चल सकती है। ये कार सिर्फ इंजन परफॉर्मेंस के मामले में ही कमाल की नहीं है, बल्कि ये गाड़ी अपनी हैंडलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है, और दुनिया भर के ऑटो क्रिटिक्स के बीच में इसकी हैंडलिंग को प्रेज किया जाता है। तो अगर होंडा इस गाड़ी को 40 से 50 लाख के प्राइस ब्रैकेट में भी लेकर आ जाए ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी इंडिया के पेट्रो हेड्स के लिए और होंडा की इमेज के लिए भी। ये गाड़ी होंडा का एक हेलो प्रोडक्ट बन जाएगी इंडिया के अंदर। अगली कार जो इंडिया के अंदर वापस आनी चाहिए वो है स्कोडा की फाबिया। इंडिया में फोक्सवैगन की तरफ से पोलो और गोल्फ को वापस लाने की तैयारियां ऑलरेडी चल रही है, लेकिन फोक्सवैगन उन्हें उनके परफॉर्मेंस अवतार में लेकर आ रहे हैं इंडिया में, यानी कि GTI फॉर्म में, और उसमें भी वो डायरेक्ट इंपोर्ट होने वाली है, यानी कि वो गाड़ियां यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी होंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्कोडा को भी अपनी फाबिया इंडिया में लेकर आनी चाहिए, लेकिन एज अ इंडिया बाउंड कार, यानी ये गाड़ी 4 मीटर से छोटी होनी चाहिए और इसका जो इंजन है वो भी छोटे साइज का होना चाहिए, ताकि ये टैक्सेशन के अंदर आराम से फिट बैठ सके जो इंडिया में लगते हैं। स्कोडा इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट्स मार रही है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो स्कोडा के लिए एक बड़ी मार्केट है, अनलाइक VW जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इंडिया कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसीलिए स्कोडा को अगर इंडिया की मार्केट में और भी ज्यादा तरक्की करनी है तो उन्हें प्रीमियम हैचबैक मार्केट के अंदर उतरना चाहिए, यानी कि फ्रॉन्क्स, बलिनो और i20 वाली मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखें तो ये जो फ्रॉन्क्स और बलिनो है ना, ये मोस्ट सेलिंग कार्स है मारुति की। इनकी 15 से 16 हजार यूनिट्स हर महीने बिक जाती हैं, जिससे ये समझ में आता है कि जो प्रीमियम हैचबैक की मार्केट है ना वो अभी डेड नहीं है और एक्चुअली अच्छा कर रही है। एटलीस्ट एक ब्रांड तो अच्छा कर ही रहा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फाबिया को इंडिया के अंदर लाया जा सकता है, और शायद ऐसा करने के लिए कार मेकर को इसके अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी 4 मीटर की लेंथ के साथ आती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो स्कोडा को बस इस गाड़ी की लेंथ में से 5 mm और कम करने हैं, और ये गाड़ी इंडियन रोड पे चलाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इस पे टैक्सेस भी कम लगेंगे। साथ ही साथ स्कोडा के पास छोटा इंजन तो अवेलेबल है ही, जो कि इस गाड़ी के अंदर यूज किया जा सकता है। तो इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा इस गाड़ी के अंदर अगर वो इसको इंडिया में लेकर आते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि अगर वो इस गाड़ी को इंडिया के अंदर लाते हैं तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगती है अल्ट्रोस और i20 की सेल्स को पूरी तरीके से खाने का, क्योंकि इस गाड़ी के जो लुक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और इस गाड़ी के जो इंटीरियर वगैरह हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और परफॉर्मेंस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, VW ग्रुप की सारी ही गाड़ियां
बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगली गाड़ी जो वापस आनी चाहिए वो मेरे हिसाब से है टोयोटा की इटियोस। आज से लगभग 14 साल पहले टोयोटा ने अपनी इकोनॉमिक गाड़ियां इंडिया के अंदर लॉन्च करी थी, यानी कि इटियोस और इटियोस लीवा, जो कि ज्यादा लंबे समय तक इंडिया की मार्केट में टिक नहीं पाई। और इनके फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था ब्लैंड इंटीरियर्स और वियर्ड एक्सटीरियर्स। लेकिन इन दो रीजन के अलावा ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा कैपेबल थी और प्रैक्टिकल भी हुआ करती थी। इनकी राइड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इंजन भी ठीक ठाक पावर निकाल दिया करते थे और जो स्पेस था इन गाड़ियों के अंदर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन इन सब बातों के ऊपर इनके जो इंजन थे वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल थे। टोयोटा की किसी भी दूसरी गाड़ी की तरह ही इटियोस भी बहुत ज्यादा रिलायबल हुआ करती थी। ये गाड़ियां लाखों लाख किलोमीटर चल सकती थी बिना किसी परेशानी के, और इसीलिए इन्हें टैक्सी ड्राइवर्स बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। और इस गाड़ी की इन्हीं खूबियों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसको इंडिया की मार्केट में वापस लाना चाहिए। हाँ, इसके लुक्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इसके जो ब्लैंड इंटीरियर हुआ करते थे उनको भी थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। और अगर ये 2-3 काम कर दिए जाते हैं इस गाड़ी के ऊपर तो ये फिर से काफी ज्यादा बिकेगी अगर इंडिया के अंदर आती है तो। और अगर टोयोटा चाहे तो इटियोस को एक सब 4 मीटर टाइप की एसयूवी के तौर पर भी ला सकते हैं, जैसे कि पंच वगैरह कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर भी इटियोस को लाया जा सकता है। वहां पर भी इसकी सेल काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब भले ही किसी भी रूप में आए, लेकिन टोयोटा अपनी इकोनॉमी कार्स को खुद से बनाए इंडिया के अंदर। यार ये टेढ़े मेढ़े नामों वाली जो मारुति की रीबैच टोयोटा गाड़ियां हैं ना, इंडिया के अंदर उनको कोई भी नहीं चलाना चाहता है। सब चाहते हैं कि टोयोटा मजबूत शीट मेटल वाली हद से ज्यादा डिपेंडेबल ओरिजिनल टोयोटा कार्स इंडिया के अंदर बनाए, वही चाहते हैं सब। और ऐसी एक और गाड़ी इंडिया के अंदर लाई जा सकती है, वो है टोयोटा की यारिस। यारिस की अगर हम बात करें तो ये टोयोटा का बिगेस्ट फेलियर है। इवन तो ये गाड़ी काफी ज्यादा सही हुआ करती थी, मतलब ये गाड़ी अपने आप में काफी ज्यादा सही थी, लेकिन ये गाड़ी किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठती थी। जैसे कि ये होंडा सिटी जैसी पावर नहीं निकालती थी और ना ही ये सुजुकी की सियाज जैसी माइलेज निकालती थी। इसीलिए मासिस ने इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन जो नई यारिस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिक रही है ना, उसको इंडिया के अंदर लाया जा सकता है और उसको लाने के लिए कोई भी इंजीनियरिंग चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी 4 मीटर से छोटी है, छोटे इंजन के साथ आती है, तो इंडिया के जो टैक्सेशंस हैं उनका बेनिफिट ये उठा पाएगी। तो अगर ये कार टोयोटा लाती है तो इंडिया में जो बायर्स है उनके पास टोयोटा की तरफ से भी एक हैचबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ एज ए इकोनॉमिकल कार ही नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस कार के तौर पर भी टोयोटा की यारिस को लाया जा सकता है, क्योंकि टोयोटा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक GR यारिस के नाम से भी गाड़ी बेचती है, जो कि एक 3 डोर परफॉर्मेंस गाड़ी है, जो कि अपने 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन से 300 bhp तक निकाल सकती है। तो अगर टोयोटा भी इस गाड़ी को CKD राउट से ले आती है ना, तो अगेन होंडा सिविक की तरह ही इंडियंस की जो परफॉर्मेंस गाड़ी चलाने की जो भूख है ना, वो ये गाड़ी शांत कर पाएगी। चलो, अब टोयोटा की गाड़ियों की तो बात बहुत ज्यादा हो गई है। अब एक ऐसे ब्रांड की बात करते हैं जिसने इंडिया के अंदर अपनी सबसे ज्यादा गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करा है, वो भी ऐसी गाड़ियों को जो काफी ज्यादा आइकॉनिक हुआ करती थी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाटा की, और इन्होंने कुछ सबसे ज्यादा कैपेबल और पॉपुलर गाड़ियों को इंडिया के अंदर बंद किया है, और मेरा मानना है कि इन गाड़ियों को वापस आना चाहिए। ऐसी 4 कार्स हैं और ये चारों ही 4x4 और बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ आती थी, जिसमें की सबसे पहली गाड़ी है टाटा की सुमो। टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसने महिंद्रा से भी पहले प्रॉपर फैमिली ऑफ-रोडर्स बनानी चालू कर दी थी, और इनकी कार्स बेटर ओवरऑल प्रोडक्ट हुआ करती थी। जैसे कि 94 में आई टाटा सुमो, महिंद्रा की 98 में आई अरमाडा से काफी ज्यादा बेटर थी और बिकती भी बहुत ज्यादा थी उस गाड़ी से। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में टवेरा, क्वालिस और स्कॉर्पियो जैसे तगड़े प्लेयर्स के आने की वजह से सुमो की मार्केट धीरे धीरे गिरती ही चली गई, और टाटा ने एक टाइम के बाद सुमो को बनाना बंद कर दिया। लेकिन शायद ये फैसला ठीक नहीं था। टाटा को लगा कि इंडिया में लोगों को फ्रंट व्हील ड्राइव वाली नाम की एसयूवी चलानी है, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि आज की डेट में महिंद्रा की स्कॉर्पियो टॉप 10 सेलिंग कार्स में आती है, इवन दो ये गाड़ी काफी ज्यादा महंगी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टाटा को अपनी सुमो वापस लानी चाहिए, वो भी एक मॉडर्न, क्लासिक और बुच लुक के साथ, और इस गाड़ी को उन्हें प्लेस करना चाहिए बुलेरो की कैटेगरी में। ऐसा करने से ये गाड़ी बुलेरो नहीं हो और बुलेरो की सेल्स तो खाई जाएगी, साथ ही साथ सस्ती होने की वजह से ये गाड़ी सूडो एसयूवी बायर्स को भी अपनी तरफ खींचेगी। वैसे वो चाहे तो इस गाड़ी को थार के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, लेकिन थार का जो कल्ट है ना, उसको चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इनके लिए। तो मेरे हिसाब से टाटा को सुमो वापस लेकर आनी चाहिए, और एक्चुअली ऐसे रूमर्स भी उठ रहे हैं कि 2025 के ऑटो एक्सपो में ना इसको शोकेस किया भी जा सकता है। लेकिन ये जो रूमर्स है ना, ये किसी भी रिलायबल और पक्के सोर्स से नहीं आए हैं, तो इसीलिए मैंने सुमो को अपने एंड पे ही इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया है। टाटा की जो अगली गाड़ी भारत में वापस आनी चाहिए वो है सफारी की स्टॉर्म। सफारी स्टॉर्म स्कॉर्पियो से सेल्स के मामले में भले ही कभी भी भिड़ ना पाई हो, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में और कैपेबिलिटीज के मामले में ये गाड़ी उसको भी पीछे छोड़ दिया करती थी। हाँ, लेकिन सेल्स के मामले में नहीं, और इसीलिए टाटा ने स्टॉर्म को बंद कर दिया। लेकिन टाटा ने ही सफारी के इस कल्ट का फायदा उठाते हुए इस फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी को सफारी बोलना चालू कर दिया और मार्केट में उतार दिया। लेकिन अगेन ये गाड़ी स्कॉर्पियो के सामने ना तो सेल्स में टिक पाई और ना ही कैपेबिलिटीज के अंदर। साथ ही साथ ये गाड़ी अपनी बहुत ही ज्यादा खराब रिलायबिलिटी की वजह से भी बदनाम रही, और खासकर इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स थे उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती रही है। जब से हम देख रहे हैं, जब से गाड़ी लॉन्च हुई तब से ये दिक्कत आई रही है लगातार। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर टाटा को स्कॉर्पियो को कड़ी टक्कर देनी है ना, तो उन्हें डेफिनेटली एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल बॉडी ऑन फ्रेम वाली सफारी लेकर आनी पड़ेगी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड फीचर्स कम हो, जैसे कि स्कॉर्पियो एन वगैरह में भी कमी है, उसी तरीके के होनी चाहिए इसमें भी, ताकि इसमें दिक्कतें कम आए। और सफारी का जो डिजाइन है ना, वो एक प्रॉपर सफारी स्टॉर्म वाले डिजाइन पर ही बेस्ड होना चाहिए, ना
बाकी जो डिजाइन वो आजकल बना रहे हैं उन पर बेस्ड होना चाहिए। वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, ट्यूबलाइट टाइप लगते हैं। हेक्सा एक और टाटा कार है जिसको इंडिया के अंदर वापस लाया जा सकता है। भारत में इनोवा क्रिस्टा को छोड़कर कोई भी दूसरी एमपीवी ऐसी नहीं है जो कि बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ आती है। ऐसे में हेक्सा री एंट्री करके इनोवा क्रिस्टा को एक अच्छी टक्कर दे सकती है, क्योंकि वो पहले भी बॉडी ऑन फ्रेम पर बेस्ड थी और रियर व्हील ड्राइव के साथ आती थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाड़ी के कुछ वेरिएंट्स प्रॉपर 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ आते थे, जो कि अपने आप में ही एक कमाल की बात है कंसीडरिंग टाटा इसको एमपीवी बुलाया करती थी। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी क्रिस्टा से ज्यादा अच्छी थी, ये गाड़ी क्रिस्टा से ज्यादा लग्जूरियस थी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इस गाड़ी की रिलायबिलिटी। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा खराब थी। एक्चुअली सफारी स्टॉर्म और हेक्सा की डिपेंडेबिलिटी आज बिकने वाली कई टाटा कार से ज्यादा बेटर थी, लेकिन फिर भी जो टाटा के साथ नाम जुड़ा हुआ था ना अनरिलायबल गाड़ी बनाने वाले ब्रांड का, वो इन गाड़ियों को लेकर डूब गया, दोनों को ही, सफारी और हेक्सा को। नाम की वजह से ये गाड़ियां बहुत ज्यादा बदनाम हुई हैं अपने। लेकिन अब इस गाड़ी को वापस लाया जा सकता है। टाटा को बस इस गाड़ी की रिलायबिलिटी पर ध्यान देना है, उनको उस रिलायबिलिटी को बेटर करना है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स को निकाल के करें या फिर किसी और तरीके से। अगली और आखिरी टाटा कार जो फिर से इंडिया के अंदर लॉन्च करी जानी चाहिए वो है टाटा ज़ीनॉन। टाटा की ज़ीनॉन टाटा 206 और टाटा पिकअप जैसी गाड़ियों पर बेस्ड हुआ करती थी, और ये टाटा की एक मॉडर्न अप्रोच थी लाइफस्टाइल व्हीकल प्रोवाइड कराने की आम जनता को। लेकिन इस गाड़ी की सेल्स इतनी ज्यादा खराब थी इंडियन मार्केट में कि ये गाड़ी कब आई और कब गई किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी कुछ फॉरेन मार्केट के अंदर ये आज भी बिक रही है एक कमर्शियल व्हीकल के तौर पर, और एक्चुअली इंडिया के अंदर भी ये योद्धा नाम से एक वर्क हॉर्स पिकअप ट्रक के तौर पर बिक रही है। अब ये सब कमर्शियल व्हीकल वाली गाड़ियां तो ठीक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाटा की ज़ीनॉन का एक लाइफस्टाइल वाला वर्जन भी इंडियन मार्केट में लाया जाना चाहिए। मैंने ज़ीनॉन के कई सारे मॉडिफाइड एग्जांपल देखे हैं और मुझे लगता है कि इस गाड़ी में पोटेंशियल है। अगर इस गाड़ी को थोड़े और मॉडर्न डिजाइन के साथ लाया जाता है और इस गाड़ी के इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश टाटा अपनी पैसेंजर व्हीकल जैसी कर देती है, यानी कि नेक्सॉन वगैरह जैसी, तो डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत बड़ी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेगी। इंडिया में थार की सक्सेस ने कार मेकर्स को ये बता दिया है कि यहाँ पर भी लाइफस्टाइल व्हीकल अच्छे नंबर में बिक सकते हैं, बस प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए। अनलाइक टोयोटा की हाइलक्स जो कि जब आई थी बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी, इसलिए वो कभी भी ट्रैक्शन गेन ही नहीं कर पाई। इसके अलावा इस गाड़ी को फिर से इंडिया के अंदर इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि महिंद्रा भी अपनी स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड एक पिकअप ट्रक लेकर आ रही है, तो ऐसे में टाटा को पीछे नहीं रहना चाहिए। अगली कार है महिंद्रा की तरफ से। वैसे महिंद्रा की किसी भी गाड़ी का इस लिस्ट में होना बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि महिंद्रा कभी भी अपनी गाड़ियों को जल्दी से बंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गाड़ी को बंद करा है और वो है मराज्जो। महिंद्रा ने अपनी मराज्जो को कम सेल्स के चलते रिसेंटली बंद कर दिया था, लेकिन ये गाड़ी एक नंबर थी। इस गाड़ी में स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका इंजन पेपी फील होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है ये गाड़ी और बहुत ज्यादा तगड़ी माइलेज भी निकाल के देती है। लेकिन ये गाड़ी एक बॉडी ऑन कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, पर एक्चुअली में यही रीजन है जिसकी वजह से इसकी जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरा मानना ये है कि इस कार को थोड़े और आई प्लीजिंग डिजाइन के साथ वापस लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा की जो डिमांड है वो अभी भी अच्छी खासी है, और महिंद्रा भी अपनी जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो डीजल इंजन के साथ ही बेच रहा है, तो ऐसे में डीजल इंजन की डिमांड अभी कोई डेड तो हुई नहीं है। इससे ये बात तो समझ में आती है। और अगर मराज्जो को वही 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ लाया जाता है तो ये सबसे ज्यादा फ्रूगल और वैल्यू फॉर मनी एमपीवी साबित हो सकती है इंडिया के अंदर फिर से। लिस्ट की आखिरी गाड़ी जो इस साल वापस आनी चाहिए वो है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। फोर्ड वापस आ रही है, हाँ बस थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो आ रहे हैं, खबरें हैं मार्केट के अंदर, चिंता मत करिए, आएगी वो। तो वो वापस आ रहे हैं और वो अपनी इंडिया बाउंड फ्लैगशिप कार भी लेकर आ रहे हैं, यानी कि एंडेवर। फोर्ड एंडेवर को लाकर अच्छा कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि फोर्ड को एक और गाड़ी जरूर वापस लानी चाहिए और वो है इकोस्पोर्ट। फोर्ड इकोस्पोर्ट हैंड्स डाउन सबसे अच्छी सब 4 मीटर एसयूवी हुआ करती थी। ये अपने नन टर्बो जीडीआई इंजन के साथ 121 बीएचपी निकाल के दिया करती थी, जो कि क्रेटा और सिटी जैसी गाड़ियों से भी ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पे। मतलब अपने से बड़े सेगमेंट की गाड़ियों से भी ज्यादा पावर ये निकाल दिया करती थी। साथ ही साथ लोग फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी के भी दीवाने थे और इस गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए मुझे लगता है कि इस गाड़ी को फिर से वापस आना चाहिए। बस इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पे थोड़ा सा फोर्ड को काम करना चाहिए 2025 के लिए, और इस गाड़ी को फिर से इंडिया के अंदर लाना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि अगर ये गाड़ी इंडिया में आती है ना अगले साल या इस साल, तो ये गाड़ी इंस्टेंट हिट होगी। तो यही थी मेरी लिस्ट ऑफ कार जो मेरे हिसाब से वापस आनी चाहिए इंडिया के अंदर। बाकी आप अपनी पसंद कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं कि आपको क्या लगता है और कौन सी ऐसी गाड़ी है जो इंडिया में वापस आनी चाहिए। बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर अपनी फेवरेट गाड़ी भी जरूर मेंशन कर दीजिए जो आपके हिसाब से वापस आनी चाहिए इंडिया के अंदर। थैंक यू। वाह, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इन यूट्यूबर को कि जितनी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, मतलब इनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा। ऑलरेडी हजारों के हिसाब से इंडिया में गाड़ियां चल रही, मतलब वेरिएंट है। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं और भी कुछ आनी चाहिए। तो मैं अपना सोच रहा था पाकिस्तान में तो गिने चुने कंपनी 3-4 कंपनीज है और उसके भी 2 साल या 3 साल बाद कोई नया वेरिएंट आता है।
और 5 साल बाद हाँ कभी हाँ वही ये देखने कभी को इससे भी मिलता ज्यादा है। हो जाता है। और इंडिया में तो आपके लो हर महीने हर कंपनी नया वेरिएंट को नया निकाल variant देती है। इतनी ऑप्शंस हैं यहाँ Option पे, बहुत तो हमें ज्यादा है नजर ही ना। 4-5 किस्म की गाड़ियां आती और हैं दूसरा बस। ये है कि एक तो वो प्राइस वाइज इतनी कम है, हाँ। मतलब कि अगर कन्वर्जन रेट भी देखा जाए तो उसमें भी पाकिस्तान में नहीं बिल्कुल। मिलता। अब जैसे हमने कुछ ना गाड़ियां देखी थी ई व्हीकल जो तकरीबन 15 से 20 लाख में 20 इंडिया लाख में में, आ रही है। अब वो 1 करोड़ से ऊपर है। ऐसे ही बिल्कुल। अगर कन्वर्जन रेट देखा जाए तो तकरीबन 70-75 लाख रुपए में मिलनी हाँ चाहिए, जी। लेकिन नहीं मिल रही अब इधर। यहाँ पे जो सबसे छोटी गाड़ी है आल्टो, तो वो 30-31 लाख रुपए की और हो गई आल्टो उधर 4 से 5 है। लाख 4 से की है। 5 लाख कितना अगर difference? कन्वर्ट भी कर लिया जाए ना तो 15 लाख में हाँ मिलनी जी। चाहिए, 15 में मिलनी। लेकिन इधर डबल प्राइस डबल में है। और सच में यार मुझे जो इनमें पसंद आई थी ना वो Civic। सिविक है, हाँ, क्योंकि हाँ। वो ना मतलब मैं समझ लो उसको Honda बचपन Civic। से देख रहा हूँ। एक सिविक मुझे पसंद है और एक ना वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन वो भी मेरी फेवरेट गाड़ी है। वो है कैमरे, वो है टोयोटा की, और एक होंडा की है अकॉर्ड। ये क्या 3 बात गाड़ियां है। मेरी वाह, मतलब वाह। मोस्ट क्या क्या फेवरेट चॉइस है। रखी हुई है बट आपने। ये जिस होंडा सिविक की वो मॉडल की बात कर रहे थे ना, वो भी, हाँ। यहाँ पे भी बंद हो गया हुआ है। यहाँ मतलब पे कि था? वो पिछला मॉडल था। अब जो अच्छा। लेटेस्ट मॉडल है ना वो यहाँ पे इतना कामयाब नहीं है। हुआ जो पिछला मॉडल हुआ था। अच्छा। हाँ वो अब नहीं मिल रहा क्योंकि नया मॉडल आ गया ना, यूज में मिल जाएगा। लेकिन ये है कि अगर कभी इतने पैसे हुए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ तो होंडा सिविक की तरफ जाया जाए, या अकॉर्ड तो इधर बहुत महंगा है। सर होंडा सिविक 1 करोड़ पे 1 करोड़, अकॉर्ड तो शायद वो 2 करोड़ से ऊपर है। 2 करोड़ से और ऊपर कैमरे भी ऐसे ही है। कैमरे भी आई डोंट क्या नो, चॉइस रखी है, जिधर तक पहुंचते पहुंचते जो है वो टाइम लग जाएगा। बट ये है लेकिन क्या है? कि टोयोटा कैमरे बहुत अच्छी गाड़ी है। और और भी- इसके अलावा उन्होंने बताया टाटा की काफी गाड़ी है, महिंद्रा की महिंद्रा आती की है, हाँ एक जी। बताई है, और काफी फॉरेन ब्रांड है जी। जो वो कह रहे हैं उनको आना चाहिए थोड़ी चेंजेस करके। तो मुझे लगता है अच्छी वीडियो कि थी। इंडिया में ना एक इन ब्रांड्स के लिए ना बड़ी पोटेंशियल मार्केट है। मुझे जो है ना सबसे ज्यादा जो इस टाइम पसंद है ना एसयूवी गाड़ी में वो हैवल है है वो पाकिस्तान हाँ। पाकिस्तान में। और वो भी 1 करोड़ 15-20 लाख वो तो रुपए की 25 लाख है, 1 करोड़ 25 25 लाख लाख के करीब है। गाड़ी बड़ी महंगी हो बहुत गई है। महंगी है। यहाँ तो बहुत से दूर हो गई हैं, बट खैर इंडियंस लगी हैं, उनके पास इतनी वैरायटी है। वो न्यू ऑप्शन देखो जरा आ रहे हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई है कितनी अच्छी वीडियो जो है ना वो बनाई है। ये तो कार्स जो बनाते हैं, जो ब्रांड्स है ना, उन तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, फिर ही कुछ इसका सोल्यूशन निकल सकता है। खैर जबरदस्त वीडियो, आई होप सो आप लोग को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.